आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा। ठीक है, क्या होते हैं वो सब आप देखिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो बच्चों, क्लास 11th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, मतलब अकॉर्डिंग टू MSCT की हम लोग बात करें, आपको आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो उसमें 2 चैप्टर हैं। एक को बोलते हैं उसमें दिया होगा सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी को GOC बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स होता है। हाइड्रोकार्बन्स में 4 टॉपिक होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और एरोमेटिक उसको बोलते हैं, या बेंजीन बोल सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ये क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, सारे साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते। उसका रीज़न ये है, एरोमेटिक होने के लिए एरोमेटिक में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बेंजीन रिंग, आपने सुना है कभी बेंजीन के बारे में? अगर आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको एक बात मालूम होगी, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है, 2 और 3, टोटल 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अगर हम लोग किस में बात करें, बेंजीन में बात करें, मतलब एरोमेटिक रिंग की बात करेंगे। एरोमेटिक रिंग में क्या होता है, देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अगर आप इन सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, देखो जितने भी कॉर्नर होते हैं वो सब क्या होते हैं, कार्बन होता है ना। जितने भी कॉर्नर होते हैं सब पे क्या होता है, कार्बन होता है। और कार्बन क्या होता है, अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp2 है। अच्छा, हमको पता कैसे चलेगा कि वो sp2 है? सिग्मा बॉन्ड। अगर आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड अगर कितना आएगा 4, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, sp2 नहीं बोलेंगे, sp3। जैसे सिग्मा प्लस लोन पेयर, इसका सम अगर 4 आता है तो ये क्या होता है, sp3 होता है। सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम अगर 3 आएगा तो क्या होगा, sp2 होगा। सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम अगर कितना आएगा, कितना आएगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम 2 आएगा, तो ये क्या होता है, sp होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर ये कार्बन की आप बात देखोगे, देखो कार्बन का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, अगर बेंजीन की फॉर्मूले की बात करेंगे, C6H6, यस, C6H6 क्या होता है, C6 और H6, मतलब कार्बन भी 6 होते हैं और हाइड्रोजन भी क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पर देखो इस अच्छा कार्बन क्या होता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन को टेट्रावैलेंट बोलते हैं ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसीलिए जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड। यहाँ पर देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड इधर, 1 2 और 1 बॉन्ड यहाँ पे, कितने बॉन्ड हुए, कैसे 4, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड यहाँ पे। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हुए, 3। तो अभी कितने बॉन्ड बनाएगा, 1 और बनाएगा, तो 1 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। वैलेंसी कंप्लीट नहीं है ना, उसने अभी 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। तो जितने बॉन्ड कम बनाए होते हैं हम लोग उतने हाइड्रोजन कनेक्ट करते हैं वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पर ये कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड उधर, 1 बॉन्ड इधर, तो 3 बनाए, तो 1 हाइड्रोजन इसको भी दे दो। ये सारे कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन होगा। सभी कार्बन के पास क्या होगा, 1 हाइड्रोजन होगा। अब अगर इनका आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो तो कार्बन के पास कितने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, देखो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा, सिंगल वाले सभी सिग्मा होते हैं, मालूम है आपको। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, मालूम है। और ये ऊपर भी 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 1 सिग्मा होगा। कितने सिग्मा हुए, 1 2 3, 3 सिग्मा होता है तो क्या होता है, sp2।
तो कभी भी ये मत कहना कि सभी साइक्लिक एरोमेटिक होते हैं। साइक्लिक का मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं अगर उसी पॉइंट पे हम दोबारा पहुंच जाएं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक। भाई यहाँ से आप स्टार्ट किए और आप चलते 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 फिर से वहीं पहुँचोगे, नहीं पहुँचोगे, तो उसको साइक्लिक बोलेंगे। तो ये साइक्लिक तो है, एरोमेटिक भी है। एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं है, सभी साइक्लिक एरोमेटिक नहीं हो सकते। जैसे अगर मैं बात करूं, एक बेंजीन रिंग मैंने, सॉरी बेंजीन नहीं, एक साइक्लिक कंपाउंड बना रहा हूं कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अब यहां पर देखो कार्बन तो हर जगह है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और बात करूं तो यहां भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक उधर एक इधर, तो कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अभी सभी कार्बन पे क्या होगा, 2-2 हाइड्रोजन होगा। देखो सभी कार्बन पे क्या होगा, 2-2 हाइड्रोजन हो जाएगा, सभी कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करो जरा। अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो क्या होता है, sp2 sp3 हो जाएगा, सॉरी sp3, ये सभी क्या हो जाएंगे, sp3। समझ रहे हो ना। अगर कभी एरोमेटिक बोला जाए तो एरोमेटिक में ये कंडीशन है कि कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन अगर सिर्फ साइक्लिक है तो साइक्लिक में क्या कंडीशन होगी, कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सभी साइक्लिक एरोमेटिक नहीं हो सकते, लेकिन सभी एरोमेटिक साइक्लिक हो सकते हैं। समझे, समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर क्या बोलते हैं, GOC बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, GOC बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू जेई और नीट जब लोग जाते हैं तो उसको GOC ही बोलते हैं, बट आपके चैप्टर में वहाँ पर क्या दे रखा है, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। पहले क्या होता है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट से रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से रिएक्शन होती है। अच्छा किसकी रिएक्शन होती है, रिएजेंट की रिएक्शन होती है। किसकी होती है, रिएजेंट की, रिएजेंट की रिएक्शन होती है। समझ रहे हो। रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन में क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है, या फिर रिएक्टेंट को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जब रिएक्टेंट रिएजेंट से मिलके बनता है तो यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ बनाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बनाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। आप लोग कोई मूवी देखने जब जाते हो, गए हो ना कभी, कौन सी मूवी देखी है, कितनी बार, एक ही बार। तो एक बार में बहुत सारी कैसे हो गई। जब भी आप जाते हो, कोई मूवी जो है बीच में पहुंचती है तो वहाँ पर क्या लिखता है, इंटरमिशन लिखता है ना, वहाँ पे बोलते हैं ना इंटरमिशन, तो वही रिएक्शन इंटरमीडिएट। जब भी कभी यहाँ पे कोई भी रिएक्शन बीच में पहुँचेगी ना, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 तरह से हो सकता है। कौन कौन सा, एक होता है C+, एक होता है C-, और एक होता है C पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये 3 तरह से रिएक्शन इंटरमीडिएट हो सकता है। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने आपको ये बोला कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है
उस कंडीशन में सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट अपना नाम सुना ही है, मालूम है आपको। और रिएक्टेंट के साथ और क्या होता है, रिएजेंट होता है। रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन के साथ, जो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट को सपोर्ट करे, रिएक्टेंट को आगे बढ़ाए या रिएक्टेंट से कंबाइन हो, उसे क्या बोलते हैं, रिएजेंट। अब उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, 3 तरह से हो सकता है, C+, C- एंड C यहाँ पर क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन पे कभी भी एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं उसको, उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। कार्बोकेटायन का मतलब क्या होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। केटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और कार्बो का मतलब कार्बन, कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अगर कभी भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन। कार्ब एनायन क्या बोलते हैं उसको, कार्ब एनायन बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्ब एनायन। क्या बोलते हैं इसको, कार्ब एनायन। क्लियर है, कार्ब एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज और कार्ब का मतलब कार्बन। उसके बाद अगर कभी भी कार्बन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं उसको, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं उसको, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद क्या बनता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। और क्या होगा, प्रोडक्ट के साथ साथ क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्शन स्टार्ट होने में क्या होता है, पहले रिएक्टेंट होगा, फिर रिएजेंट के साथ रिएक्टेंट कंबाइन होंगे, रिएक्शन बीच में पहुंचेगी तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं उसको। फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 तरह से हो सकता है, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल। इतनी बातें क्लियर है क्या, कोई डाउट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि जब रिएक्शन मिक्स्ड में होती है एकदम, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन प्रोडक्ट बनने से पहले रिएक्शन जब ठीक बीच में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और वो 3 तरह से हो सकता है, कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन आयन कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं उसको, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला आपने सुना नहीं। जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, साइक्लिक दोनों हो सकते हैं, साइक्लिक तो एरोमेटिक भी है, साइक्लिक एरोमेटिक भी है, लेकिन साइक्लिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है, साइक्लिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है। इन्होंने जैसे बोला कि क्या सभी साइक्लिक एरोमेटिक होते हैं क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सभी साइक्लिक एरोमेटिक नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन जो एरोमेटिक होगा वो साइक्लिक होगा। मैंने क्या बोला कि अगर साइक्लिक को एरोमेटिक आप बोल रहे हो तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसमें जो कार्बन होने चाहिए वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो एरोमेटिक आप बोलोगे, लेकिन अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एरोमेटिक नहीं होगा वो, तो सिर्फ उसको आप क्या बोलोगे, साइक्लिक बोलोगे। लेकिन अगर आप साइक्लिक को एरोमेटिक कह रहे हो तो फिर आपको कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोलना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है क्या, नोट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जैसे मान लो यहां पर हम लोग, क्या हुआ, देखो अब उसके बाद यहां पर हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज, या फिर उसको बॉन्ड फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड फ्यूजन, हाँ, बॉन्ड फ्यूजन और बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड फ्यूजन या फिर बॉन्ड क्लीवेज। अब जैसे मान लो
यहाँ पर कार्बन है और कार्बन से कोई हैलोजन कनेक्ट है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि कार्बन से कोई एटम कनेक्ट है, ऐसे बोल सकते हो, कार्बन से कोई एक एटम कनेक्ट है। और इसमें क्या होगा कि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब कभी भी किसी ऐसे एटम से इलेक्ट्रॉन वो खींच सकता है अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो। जैसे कि आप कुछ एलिमेंट्स के नाम जानते हो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कौन कौन से? रुको ज़रा। अब उसके बाद जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आपने इन चारों का नाम तो सुना ही होगा। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। एक और होता है, उसको बोलते हैं एंस्टेटाइन। क्या बोलते हैं उसको? बट और एंस्टेटाइन बोलते हैं, आइंस्टाइन नहीं। ऐसे चिल्लाओगे तो आइंस्टाइन भी ऊपर से देखेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट है, ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं। और फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब फ्लोरीन से ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो सकता। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसलिए फ्लोरीन क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर पूछा जाए सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, तो ऑक्सीजन होता है सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद कौन? उसके बाद कौन? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। उसके बाद सेकेंड क्या होता है? सेकेंड मोस्ट अगर बोला जाए तो ऑक्सीजन, थर्ड मोस्ट बोला जाए तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तीसरा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दूसरा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं दे रखे हैं तो फ्लोरीन के बाद कौन होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस बात ये बातें हमने रिडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ी हैं जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे थे। तो अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेकेंड और थर्ड मोस्ट होते हैं, बट अगर वो दो नहीं दिए हुए हैं तो आप बताओगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है? अब मैंने आपको ये बताया कि कार्बन से कोई एक एटम यहाँ पर कनेक्टेड है। अब यहाँ पर ये एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ये हमने पहला केस आपको समझा रखा है। ये पहला केस हम बता रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से ज़्यादा है, मतलब ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, क्या करेगा? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींच लेगा। खींचेगा ना भाई। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना खुद का है और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का है। तो वो कहेगा मेरा तो मेरे पास रहेगा, तुम्हारा भी खींच लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। भाई कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, कार्बन क्या करेगा? कार्बन को देना ही पड़ेगा क्योंकि वो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो एटम कनेक्टेड है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो खींचेगा तो कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ जाएगा। तो जब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन देने पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन लेने पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं क्या? बोलो। अच्छा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है ये बताइए? 4 बॉन्ड। मतलब ये कार्बन 3 बॉन्ड तो और बनाया ही होगा ना भाई। एक तो एटम से कनेक्टेड है, बाकी 3 बॉन्ड भी तो बनाया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 3 बॉन्ड इस कार्बन के रहेंगे, 3 बॉन्ड रहेंगे, 1 बॉन्ड चला जाएगा। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या बोलते हैं कार्बन को? कार्बोकेटायन। अभी बताया था, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकेटायन। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकेटायन, ठीक है।
अब यहां पर ये तो हमने केस फर्स्ट देखा, यहां पे अब जैसे केस सेकेंड, केस दूसरा क्या हो सकता है, जैसे यहां पर अगर कार्बन से एटम कनेक्ट हो और इस बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, ये दूसरा केस है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन जो है वो ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पे, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी अदर एटम बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, एटम से। अब वो क्या करेगा, इस एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, खींचेगा ना। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो कार्बन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस एटम पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बन आयन बोलते हैं ना। यहाँ पर कार्बन आयन हो जाएगा, ये कार्बन आयन हो जाएगा। उसके बाद एक तीसरा केस है, तीसरा केस भी है। तीसरे केस में क्या होता है, क्या बात है, अब यहाँ पर कार्बन और एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कार्बन से कोई एटम कनेक्टेड है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई तो क्या होगा, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लेके जा पाएगा क्या, नहीं। आपने धमाल मूवी देखी, धमाल मूवी नहीं देखी है, हाँ, तो उससे पहले धमाल आई थी। उसमें क्या होता है कि 10 करोड़ रुपए लेने के लिए चारों जाते हैं ना, गोवा में जाते हैं, तो वहाँ पर एक डब्लू के नीचे मिलता है उनको पैसा। तो वो कहता नहीं कि इसमें हम सबको पता है कि सब लोग यहीं पे हैं। रितेश देशमुख क्या बोलता है कि हम सबको पता है सब यहीं पे हैं, कोई अकेले पैसे लेके नहीं जा सकता, इसलिए सब लोग मिल बांट के ले लेते हैं। तो वही यहाँ पर भी है कि कोई भी एटम या कार्बन अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा सकता। क्या करेगा, अभी वो मिल बांट के ले जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ले लेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ले लेगा। जब एक एक बॉन्ड अगर ले लेंगे, मतलब एक बॉन्ड में 2 होते हैं ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या बोलते हैं उसको, मैंने क्या बोला, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो दोनों का अपने पास ही था ना, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, बॉन्ड कोवेलेंट ही है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो पहले भी इसी का है और ये इलेक्ट्रॉन तो पहले भी इसी का था। एक बॉन्ड में दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो एक बॉन्ड बना। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब ये उसका इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन तो लेंगे ना। वही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ, और ये एटम पे 1 इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन फ्री रेडिकल। इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। जैसा कि हमने आपको बताया कि बॉन्ड फ्यूजन हम लोग पढ़ रहे हैं। बॉन्ड फ्यूजन 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन और एक को बोलते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक का मतलब क्या होता है, सेम। फ्यूजन का मतलब क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग।
अगर सेम बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब बॉन्ड ब्रेक करने पे सेम सेम इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये होमोलिटिक फ्यूजन का एग्जाम्पल है। क्या बोलोगे, होमोलिटिक फ्यूजन। लेकिन कभी भी अगर हेट्रोलिटिक फ्यूजन बोला जाए, हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है एक से ज़्यादा। जब कभी भी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले लेता है उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक। तो ये दोनों जो केस हमने पढ़े वो कौन से थे, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। इसमें कोई एक ही एटम ले रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर बॉन्ड के, ये एक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड को बीच से ब्रेक किया और एक एक दोनों ने ले लिया, एक एक, तो होमोलिटिक। और जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक लेके भाग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। ऊपर दोनों वाले केस में यही हो रहा था कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अकेले लेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोलिटिक। लेकिन जब दोनों सेम हो जाते हैं तो इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक ये लेगा एक ये लेगा। जब इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, बताइए, क्लियर है क्या, कोई डाउट तो नहीं है, नोट करिए इसको। जब इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिटिक। और जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ले लेता है उसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक। मुझे पता चल रहा था कि इसमें कुछ लोग हैं जो भी ढंग से नहीं समझ रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा। अरे अगर किसी को समझा ही होगा तो फिर वो गलत कैसे बताएगा। इसलिए बोलता हूँ मैगी कम खाया करो। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम लेता है तो हेट्रोलिटिक। और बॉन्ड इक्वल, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम, अगर इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा। इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हम तीनों के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, किसका मर्डर कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। यहाँ पे 3 बॉन्ड था ना, 3 बॉन्ड था और एक पॉजिटिव चार्ज था कार्बोकेटायन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा होता है तीनों, और 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो क्या होगा, sp2। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड पहले से हैं तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन खुद का, एक हमने कहीं से लिया, तो लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एज ए लोन पेयर ही है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 3, और एक लोन पेयर हुआ, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, sp3। अगर कार्बन पे फ्री रेडिकल हैं और इसके पास 3 बॉन्ड थे पहले से ही थे, क्या होगा, sp4 बोल रही है। अगर आज लेवोजिए जिंदा होता ना, बोलता यार छोड़ो केमिस्ट्री हटाओ अभी। यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन, मतलब लोन पेयर नहीं है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन तो काउंट नहीं होता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी sp2 ही होगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा। अरे p में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं ना, तो p1 p2 p3 हो सकता है बस, p4 थोड़ी होगा, ठीक है। तो यहां पर ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ये तो हमने यहाँ पर कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल देख लिया, बॉन्ड फ्यूजन देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। इसको बहुत ध्यान से देखना, इंडक्टिव इफेक्ट को। ये समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। आज का लेक्चर जिसने मिस किया होगा उसने काफ़ी कुछ मिस किया है, समझ लो। इंडक्टिव इफेक्ट जैसे मान लो यहाँ पर क्या होगा, एक कंपाउंड हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। अब इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा म्यू इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। डाइपोल मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। इसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। क्या हुआ, Q क्या होता है, चार्ज, D क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0। दोनों सेम होते हैं ना, कभी भी दो सेम एटम कनेक्टेड है तो चार्ज क्या होगा, 0 होगा। और जब चार्ज 0 हो गया तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट भी 0 हो गया, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पर एक H हटा करके एक Cl लगा दूँ, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर एक H हटाऊँ और एक Cl लगा दूँ, जैसे यहाँ पे CH3 है और CH2 और यहाँ पर Cl, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ध्यान देना। यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचता है। इसको हम थोड़ा सा और एक कार्बन और लगा सकते हैं, CH3 CH2, इसको CH2 लिख लो और इसको Cl लिख लो, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर होगा डेल माइनस, क्या हो जाएगा, डेल माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल प्लस। जैसे आप अपने फ्रेंड से आपने मान लो सपोज दैट 1 लाख रुपए मांग लिया, सपोज दैट, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, सब तेरा ही तो ले ले, सब तेरा ही तो है, पैसा वैसा क्या है, मतलब सब, अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं, मुझे ही मालूम है, ऐसा सच में नहीं होता है, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बट एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। यहाँ पर देखो, मान ही लो, अभी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल माइनस और यहाँ पर डेल प्लस। डेल प्लस का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। ये प्लस माइनस नहीं है, डेल प्लस और डेल माइनस है, मतलब थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस, ऐसे, समझ रहे हो। जैसे मैंने बोला कि ये आप ले लो, ऐसे ले लो, मैं इनको दे रहा हूं, मतलब बोल रहा हूं ले लो, लेकिन दे नहीं रहा हूं, ध्यान देना, सब तुम्हारा ही तो ले लो, लेकिन दे नहीं रहा हूं। वही हाल यहाँ पर भी है कि वो
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े से इसके तरफ क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं Cl की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, बट वो दे नहीं रहा अपने इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन दे नहीं, थोड़े से डिस्प्लेस हो जाए तो इसको बोलते हैं डेल प्लस और डेल माइनस, इसी को बोलते हैं डेल प्लस और डेल माइनस। जैसे मैंने बोला कि मैं इनको बुराऊं ले लो, ऐसे मैं दे नहीं रहा हूं, बट मैं दे नहीं रहा हूं, जब मैं कंप्लीट दे दूंगा तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूं इनकी तरफ तो क्या होगा, डेल प्लस एंड डेल माइनस। इसी को बोलते हैं पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद देखो, तो यहां पर क्या है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े से इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब जब यहां पर प्लस चार्ज आ रहेगा तो ये प्लस चार्ज इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये कार्बन कहेगा कि इस क्लोरीन ने मेरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, अब मैं भी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचूंगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो इस पर थोड़ा सा डबल डेल प्लस आएगा, डबल डेल प्लस आएगा। ये डेल प्लस का मतलब क्या है, इससे भी कम पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना इफेक्ट इस पर लगा है इस क्लोरीन की वजह से, उतना इफेक्ट इस कार्बन पे नहीं लगा। जैसे सपोज दैट मान लो कोई इंसिडेंस कहीं पे हो जाता है, कहीं पे हुआ मान लो, तो जहाँ पर वो इंसिडेंस हुआ है वहाँ के लोग ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाओगे लोगों को मालूम, अरे कहाँ पे, मालूम ही नहीं यार, पता नहीं ऐसा कुछ हुआ है क्या, सच में पता ही नहीं है। बैंड्राम हुआ, अच्छा बैंड्राम हुआ क्या, अच्छा अच्छा, लेकिन जो बैंड्रा के लोग होंगे, भाई साहब मैंने तो आँख से देखा अभी, ठीक है, लेकिन जो बहुत दूर के लोग होंगे उनको थोड़ी मालूम चलेगा। वैसे ही जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या है, इनका जो चार्ज है वो कम होता जा रहा है। डबल डेल प्लस का मतलब क्या है, बहुत थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। एक सिंगल डेल प्लस का मतलब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना आप डेल बढ़ाते जाओगे उतना चार्ज कम होता जाता है। अब ये डबल डेल प्लस क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर ट्रिपल डेल प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिपल डेल प्लस, मतलब सबसे कम पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे लग रहा था इस क्लोरीन की वजह से, जितना क्लोरीन इस पर इफेक्ट लगा पाएगा उतना इन सब पे लगा पाएगा क्या, नहीं भाई। जो कनेक्टेड होगा, जैसे मान लो कोई फ्रेंड होता है, क्लास में हम सबके बगल में थोड़ी बैठते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं तो उनके बगल बैठते हैं हम। रैंडमनेस कहीं पे भी जाकर किसी के बगल में थोड़ी बैठ जाते हैं, जहाँ पर देखेंगे अरे हमारा साथी बैठा हुआ है वहीं जाके बैठेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि उससे एक पर्टिकुलर है जिससे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो हम उसके बगल में बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हम ऐसे किसी के बगल में नहीं बैठ सकते, बैठने को बैठ सकते हैं बट हम उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता क्लास में। लेकिन उसके बगल, जिसके बगल में हम ज़्यादा बहुत अच्छे से बैठ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, थोड़ा बहुत गॉसिप वगैरह भी हो जाता है, तो हम उसी के बगल में बैठते हैं। ऐसा होता है। तो मतलब कोई एक ऐसा है जो ज़्यादा कनेक्टेड है, उस पर इफेक्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन जितने कार्बन क्लोरीन से दूर वाले होते हैं उन पर उतना इफेक्ट नहीं होता। इसलिए यहाँ पर डबल डेल प्लस, यहाँ पर ट्रिपल डेल प्लस। जो सबसे पास में होगा उस पर सिंगल डेल प्लस होता है, मतलब उस पर ज़्यादा चार्ज होता है पॉजिटिव वाला। समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्लोरीन से जो कनेक्टेड है कार्बन, उस पर यहाँ पर चार्ज डेवलपमेंट ज़्यादा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डेवलपमेंट चार्ज वाला कम होता जा रहा है। इसी को बोलते हैं पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू more electronegative atom is called
इंडक्टिव इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव इफेक्ट, क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का या सिग्मा कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है, भाई सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही होता है ना, तो सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है इनका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है Cl की तरफ, CH2 से Cl की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर हम उनकी बात करें तो, जैसे मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पहला है इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है कि नहीं? सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट, क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट, सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट। भाई कोई डबल बॉन्ड बन रहा है क्या इसमें? नहीं, तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा ही बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? उसके बाद यहाँ पे होता है पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। क्या होता है? पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, मतलब डेल प्लस एंड डेल माइनस। उसके बाद और तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट क्या होता है? अच्छा, 3 कार्बन एटम के बाद इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है, लगभग 0 हो जाता है। जैसे जैसे ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इसको डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट बोलते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट कहा जाता है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका इफेक्ट 0 होता जाता है। तो आप 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट मान सकते हो, नेग्लेक्ट आफ्टर 3rd कार्बन एटम, मतलब तीसरे कार्बन के बाद जब जाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट लगभग 0 हो जाता है। नेग्लेक्ट आफ्टर 3rd कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, नेग्लेक्ट आफ्टर 3rd कार्बन एटम। समझ रहे हो क्या बताया मैंने, क्या क्या बोला? पहली बात तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। इंडक्टिव इफेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरी बात, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है। तीसरी बात, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, मतलब 3rd कार्बन एटम के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको 0 कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद और क्या बोल सकता है? इसको परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट क्यों बोल रहे हो? एक बार नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको हम हटा नहीं सकते, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको परमानेंट इफेक्ट कहा जाता है, परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, इसको परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इसको फटाफट नोट करो, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ पूछना है? हाँ हाँ, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, उनका ले लिया मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुई, पार्शली लिया। इलेक्ट्रॉन थोड़े से डिस्प्लेस हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक होकर नहीं गया है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पर डेल माइनस डेल प्लस दिखा रहा है वो। तो भी बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी यहाँ पर। उसने पहले ही बोल दिया पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस तब बनेगा जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहे, वो दे थोड़ी रहा है, बस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े से
अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो दे रहा है बट दे नहीं रहा, थोड़े से अट्रैक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ये डेल नहीं है, डेल तो ये है जो मैंने लिखा है। हाँ तो एस जैसा ही तो है, वही तो बोल रहा हूँ, एस जैसा ही तो है। डेल का मीनिंग क्या है? डी डबल एल। हाँ डेल का मतलब वही तो बोल रहा हूँ, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, थोड़ा सा चार्ज होता है, कंप्लीट चार्ज नहीं होता। अब जैसे मान लो ये एग्ज़ाम देने गया है, सपोज दैट सीटी का, अब इसके बगल में कोई बैठा हुआ है, मान लो कोई लड़की बैठी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसने वॉच पहन के नहीं गया, ये वॉच पहन नहीं, इसको टाइम देखना है और वो वॉच पहन के गई है, तो अभी क्या होगा, ये पूछ भी नहीं पा रहा क्या टाइम हो रहा है, थोड़ा चीटिंग होगा। नहीं सुनो मैं बता रहा हूँ क्या होगा, बता रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या होगा, सपोज दैट अब ये अपने माइंड में सोच रहा है कि यार मुझे टाइम देखना था, टाइम अगर कोई बता दे, और तभी क्या हुआ कि उसने ऐसे वॉच किया, मतलब खुद टाइम देखने के, तो ये उसने टाइम देख लिया, समझ रहे हो। तो एक थोड़ा सा पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा आप लोग जो नए स्टूडेंट आए हैं उनको समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है सब कुछ। कहाँ पे, नेग्लेक्ट आफ्टर थर्ड कार्बन एटम, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। हेलो, हाउसफुल 5 नहीं चल रही है। आपने इंडक्टिव इफेक्ट क्या समझा। मेरे साथ बोलिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, नेग्लेक्ट आफ्टर थर्ड कार्बन एटम, परमानेंट इफेक्ट। क्लियर है क्या, हो जाएगा। अब उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं अगर हम लोग बात करें तो। अगर टाइप ऑफ, अरे कौन है भाई, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसको -I इफेक्ट बोलते हैं, और एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसको +I इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया।
हाँ मैक्सिमम कार्बन चेन तो रहेगी ना, कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कनेक्ट होंगे, कार्बन चेन रहेगी वहाँ पे। किसके किसके 40%? हो गया। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इसमें एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग माइनस आई इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, माइनस आई इफेक्ट किसको बोलते हैं? देखो, जो कार्बन की चेन पे, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कार्बन की चेन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस आई ग्रुप। समझो, कोई ऐसा ग्रुप जो कि कार्बन की चेन पे लगे, जैसे कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पर है, ये कार्बन की चेन है और इससे कोई ऐसा ग्रुप कनेक्ट हो गया जो माइनस आई ग्रुप है। कैसा है? माइनस आई। माइनस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है ना। माइनस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, EWG। EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। विदड्रॉइंग मतलब निकाल लेना, ठीक है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मजाक मत करना नहीं तो उड़ जाएगा दिमाग से। इसीलिए मैं खुद बहुत आराम से चल रहा हूँ, इसीलिए ताकि हो सकता है कुछ लोग इसको पहले से पढ़े हुए हों, एक आध दो बार हो सकता है, कभी हो सकता है बिल्कुल आप नहीं पढ़े हो, आज पहली बार है। तो अगर पहली बार भी है तो इसीलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, एकदम जीरो से। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तब भी आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर बात करोगे उड़ जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद क्या होगा? EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इसको बोलते हैं। और मैंने बोला कि माइनस आई ग्रुप अगर किसी कार्बन की चेन पे लग रहा है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचता है और कार्बन की चेन पे कैसा चार्ज हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये मैंने आपको बताया। मतलब माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? माइनस आई अगर हम लोग इफेक्ट की बात करते हैं तो ये क्या होगा? डेवलप पॉजिटिव चार्ज on carbon chain. This effect is known, क्या बोलेंगे? This effect is known minus I effect. और प्लस आई क्या होता है? अरे वही आ गया, डेवलप
प्लस आई क्या करेगा, अगर कार्बन की चेन पे आपने प्लस आई लगा दिया, प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा ना, और अगर प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन की चेन पे कैसा हो जाएगा, डेल माइनस, डबल डेल माइनस, ट्रिपल डेल माइनस, ठीक है। on carbon develop negative charge on carbon chain is called plus I effect। समझ रहे हो? तो जो कार्बन की चेन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट, और जो कार्बन की चेन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देता है उसको क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई माइनस आई लगेगा तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, और जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन में कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। और कोई ऐसा ग्रुप आएगा जो कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन, कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन देगा, ले जाओ, तो वहां पर कार्बन की चेन पे क्या होगा, माइनस चार्ज, कार्बन चेन पे क्या होगा, माइनस चार्ज, उसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। यहां पर इसको ईडीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईडीजी का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन। उसको ईडब्ल्यूजी बोलते थे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ओहो नहीं, ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको ईडीजी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप इसको नोट करिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सीरीज है, उसको माइनस आई सीरीज बोलते हैं। देखो सब लोग खुश हो गए, सीरीज मतलब क्या? अच्छा, हमने बैलेंसिंग बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखा था, हाफ रिएक्शन मेथड देखा है, हाफ रिएक्शन देखा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नहीं देखा है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, ना फरहान, मेरी बात ध्यान सुनो, निमोनिक्स, ना फरहान, ठीक है, ना ऋतिक, शाहरुख, ठीक है, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, हाँ, ना ओमपुरी, ओमपुरी मर गया अभी बट नाम तो याद रखो, ना ओमपुरी, सलमान, सलमान तो पता है ना, सलमान, साइना, अली, CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं तो एल्डिहाइड से अली आया, ठीक है, साइना अली की कार में, कार मतलब कार्बोक्सिलिक, छी क्या होता है, अरे छी बोल रही है, कार्बोक्सिलिक मतलब कार में, फादर कलेक्टर, ठीक है, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, ठीक है, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और एल्कोहल की मम्मी, ठीक है, OH को एल्कोहल बोलते हैं ना, एल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, बेंजीन है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, ना फरहान, ना फरहान, ना ऋतिक,
शाहरुख, ठीक है, ना हिमेश, ना ओमपुरी, इतना अच्छा निमोनिक्स बता रहा था, वो छी बोल रही है, देखो उसको। HRITIK होता है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे HRITIK। कार में, फादर, नेगेटिव को सोचते हो तुम लोग, देखो यहाँ पे फादर कलेक्टर, और एल्कोहल, अल्काइन नहीं है, नहीं है, यहाँ पे होगा अल्काइन नहीं है, अल्काइन नहीं है। हाँ एक सेकेंड, देखो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, अल्काइन नहीं है, बेंजीन है, इस बात को याद रखना। ये निमोनिक्स है इसका, ठीक है। -I सीरीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर है यहाँ पे, इसको बहुत ध्यान से देखना। मतलब NF3 सबसे ज़्यादा -I पावर शो करता है, उसके बाद NR2 होता है सबसे ज़्यादा -I पावर शो करने वाला, फिर उसके बाद SR2 होता है, फिर NH3 है, और लास्ट में सबसे जो कम -I पावर होता है वो हाइड्रोजन का होता है, इस बात को ध्यान देना। अगर कभी भी एल्कीन और अल्काइंस आते हैं यहाँ पर -I पावर के मामले में, तो यहाँ पर अल्काइन जो होता है वो एल्कीन से ज़्यादा -I पावर शो करता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर NH3 और NH2 आता है तो NH3 ज़्यादा -I पावर शो करता है, इसको भी याद रखना। एल्कोहल और एल्डिहाइड पूछा रहा है तो एल्डिहाइड ज़्यादा -I पावर शो करता है, इस बात को याद रखना। देखो अगर आप वैसे इसको लर्न करोगे तो हो सकता है आप भूल जाओ, हो सकता नहीं, डेफिनेटली भूल जाओगे। लेकिन अगर ये निमोनिक्स, देखो निमोनिक्स लिखने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको ये पूरी सीरीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। एक दो बार पढ़ लोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरे साथ बोलो आप लोग, ना फरहान, ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में, फादर कलेक्टर बेटा, और एल्कोहल की मम्मी, कौन नहीं है, अल्काइन नहीं है, बेंजीन है। हो जाएगा, इसको अच्छे से नोट करो और उसके बाद एक दो बार घर जाके खुद से लिखना और बार बार इसको लर्न कर लो, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा आपको -I सीरीज, ठीक है। हाँ बोलो, कहाँ पे? R अल्काइल ग्रुप, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, CH3 C2H5 ये सब होते हैं। R का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है। नहीं, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे R का मतलब अल्काइल ग्रुप। हो जाएगा लर्न, तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट रन पे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो अल्काइल बनता है।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।